हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 22, 23, 24। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं 20 और 21 का। आर्टिकल 20 जो था वो था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 जो था वो था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आज जो हम अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहले है आर्टिकल 22। ये बात करता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए, इस मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके द्वारा व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, मनमानी तरीके से गिरफ्तारी ना हो या मनमानी तरीके से नज़रबंदी ना हो, इसके विरुद्ध क्या अधिकार प्रदान किए गए उनका हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, आर्टिकल जो 22 है इसमें 7 क्लॉज हैं, 1 से लेकर के 7 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 की। इसके अंतर्गत प्रावधान है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, मनमानी तरीके से अरेस्ट करने को, गिरफ्तारी करने को, उससे संरक्षण प्रदान करता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको उसके कारण, उसके आधार बताया जाएगा, और साथ ही वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी कि उस व्यक्ति को जो अपनी पसंद का वकील है उससे उसको परामर्श करने का अधिकार होगा। तो ये बात कहता है आर्टिकल 22 का क्लोज 1। नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है उसकी हम चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, तो उसको 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार होता है। अब इसमें देखिए कुछ आवश्यक जो समय होता है उसको, तथा जो यात्रा का समय हो उसको हटा कर के 24 आवर्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्टिकल था 22 का क्लोज 2। आगे हम बात करते हैं क्लोज 3 की। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है। ये कहता है कि जो ये प्रावधान जो अभी हमने जिनका डिस्कशन किया 22, 1 एंड 2, इसके जो अधिकार हैं ये 2 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन पर लागू नहीं होंगे। अब वो 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं। एक तो वे जो शत्रु देश के निवासी हों, और दूसरा ऐसे जो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हों। निवारक निरोध अधिनियम मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसको अभी हम समझेंगे। तो ये इन 2 प्रकार के व्यक्तियों पर 22(1) क्लोज 1 एंड क्लोज 2, ये इन 2 प्रकार के व्यक्तियों पर ये अधिकार लागू नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं निवारक निरोध क्या होता है। देखिए, एक तो होता है कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक विधि का अतिक्रमण किया, ठीक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा। एक तो ये हुआ। और निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या होता है, या निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पे, शक के आधार पे, संदेह के आधार पे हिरासत में ले लेना, नज़रबंद कर लेना। यानी उद्देश्य क्या होगा कि डाउट है, शंका है कि वह व्यक्ति जो है वो कोई अपराध कर सकता है, तो उस व्यक्ति को संभावित उस अपराध से रोकना,
यानी कि अपराध हुआ नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को पहले ही नज़रबंद कर लेना, ये कहलाता है निवारक नज़रबंदी। अब ये ऐसे ही नहीं की जा सकती किसी के साथ भी कि उस पर डाउट है और उस व्यक्ति को नज़रबंद कर लिया, हिरासत में ले लिया। इसके लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए, कोई मजबूत आधार होना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा हो कि उस व्यक्ति के जो कार्यकलाप है वो देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हों, हम देश की एकता अखंडता के लिए अगर किसी प्रकार से वो चुनौती बन रहे हों, या समाज में विषम ऐसा जहर घोल रहे हों जिससे कि कोई नेगेटिव परिस्थिति, यानी कि जैसे कि दंगे भड़क सकते हों। तो इस प्रकार से ऐसे आधार होते हैं, उन पर किसी व्यक्ति को निरोध किया जा सकता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने 22 के क्लॉज 1, 2, 3 की चर्चा की। अब हम आगे जो 4 से लेकर के 7 तक हैं उनके बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो ये 22 के क्लॉज जो 4 से लेकर के 7 हैं, 4, 5, 6, 7, ये किन के बारे में चर्चा करते हैं कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ़्तार किए जाते हैं, जो नज़रबंद किए जाते हैं, एक्चुअली नज़रबंद कहना चाहिए, जो नज़रबंद किए जाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रावधान है। सबसे पहले हम बात करते हैं 22 के क्लोज 4 की। देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको निवारक निरोध के अंतर्गत 3 माह से अधिक समय के लिए उसको गिरफ़्तार करके नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक टाइम पीरियड है। इसी तरीके से क्लॉज 5 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि भाई ये आदेश जो था वो किन आधारों पर दिया गया है, किन सूचनाओं के आधार पे आदेश दिया गया है। यानी कि उसको जो निवारक नज़रबंदी में जो बंदी बनाया जाएगा, उसको उसके कारण बताए जाएंगे। लेकिन साथ ही नेक्स्ट जो प्रावधान है 22(6) के अंतर्गत, उसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए अगर उसे निवारक निरोध में रखने के कारण बताना अगर जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है, लोकहित के विरुद्ध है, तो ऐसा किया जा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता का मामला हो तो कारण जो है वो छुपाए भी जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके क्लॉज 7 की। देखिए, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वो प्रश्न कहाँ बनता है उसका मैं उल्लेख करूँगी। इसमें ये प्रावधान है कि संसद ये विधि के द्वारा निर्धारित करेगी कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, 3 माह से अधिक समय। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो 3 माह के अधिक समय के लिए इसके लिए सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होगी। जो सलाहकार बोर्ड है उसकी प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगी, वो करेगी संसद। अब यहाँ जो प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो ये बनता है कि एक अमेंडमेंट किया गया था इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये जो अभी हमने चर्चा की कि 3 माह से अधिक समय तक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये इसको डिसाइड करेगी संसद। तो यहाँ पर इस निरोध की अवधि को 3 माह से घटा करके 2 माह कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे इफ़ेक्टिव नहीं बनाया गया है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो अवधि थी इसको कौन से संशोधन के द्वारा कम किया गया। तो प्रश्न जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर बनता है।
अब देखिए, ये कुछ कानून हैं, निवारक निरोध कानून, जिन्हें संसद के द्वारा बनाया गया है। निवारक निरोध क्या होते हैं इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। स्टेट को भी पावर होती है, सेंटर को भी पावर होती है, पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो इस बारे में अपने कानून बना सकती है। इस बारे में हमारे जो व्यवस्था है वो अन्य देशों से डिफरेंट है। जैसे हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पे देखिए ऐसे कानूनों का सहारा तब लिया जाता है जब आपातकाल होता है। लेकिन भारत में निवारक निरोध जो है वो चाहे सामान्य टाइम हो, सामान्य समय हो या आपातकाल का समय हो, तो दोनों में ही लागू रहते हैं। तो ये एक अनोखी हमारे लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। यानी कि मान लीजिए अगर युद्ध का समय है तो भी, और अगर मान लीजिए कि शांति का समय है तो भी, दोनों समयों में इस निवारक निरोध की व्यवस्था है। अब इसके अंतर्गत ये अलग अलग कानून जो थे ये समय के अनुसार बनाए गए, जैसे कि ये मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एक है टाडा, आतंकवादी तथा विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जो कि 1985 में बनाया गया था। ये एक्चुअल में क्या था कि उस समय पंजाब में, कश्मीर में आतंकवादी जो गतिविधियां थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस कानून को बनाया गया था। और इसी तरीके से है POTA, यानी कि आतंकवाद निवारण अधिनियम। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण कानून थे उनका मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। और इन कानूनों का जो वर्ष है वो ज़रूर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये था आर्टिकल 22। आगे हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 23 और 24 की। आर्टिकल 23 और 24 जो हैं ये आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, जो कि स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। उसके बाद में हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से शुरू होता है और अनुच्छेद 22 पे ख़त्म होता है। फिर ये है तीसरे नंबर का फंडामेंटल राइट, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इस मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, आज़ादी से पहला का जो टाइम था उसमें बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, ऐसी व्यवस्थाएं लागू थी जिसमें व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। कई बार ये होता था कि व्यक्ति से काम ले लिया जाता था, उसे पैसे नहीं दिए जाते थे। कई बार किसी व्यक्ति को आजीवन दास बना करके रखा जाता था, मतलब कि व्यक्ति को स्वयं को गिरवी रखने तक की नौबत आ जाती थी। तो इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस फंडामेंटल राइट की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। इसमें 2 अनुच्छेद शामिल हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्संग का प्रतिषेध करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए, आर्टिकल जो 23 है इसका क्लोज 1 एक बात कहता है कि ये मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के जो अन्य बलात् श्रम हैं उनके प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, उनको रिस्ट्रेन करता है। मानव दुर्व्यापार का क्या अर्थ है? मानव दुर्व्यापार का अर्थ है कि मानव को अगर ख़रीदा जाए, बेचा जाए तो क्या कहलाएगा? उसकी जो खरीद फरोख्त है ये कहलाएगा मानव का दुर्व्यापार।
या मान लीजिए कि किसी मनुष्य को गिरवी रख दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? दुर्व्यापार। बेगार, बेगार से क्या अर्थ है कि किसी व्यक्ति से काम काम करवा लिया जाए लेकिन बदले में उसको भुगतान ना किया जाए, उसका जो मेहनताना है वो उसको ना दिया जाए, यानी काम के बदले पैसे ना दिए जाए, तो ये कहलाया जाएगा बेगार। इसी प्रकार से है बलात् श्रम, यानी किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ जा कर के उसे ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाना, तो वो कहलाया जाएगा बलात् श्रम। तो 23(1) क्या कहता है कि यह मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के जो अन्य बलात् श्रम हैं उनके प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए, इस संबंध में संसद जो है उसने अलग अलग कानून बनाए हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये कुछ प्रावधान हैं। इन अधिनियमों का आपको वर्ष याद रखना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की क्लॉज 2 की। इसके अंतर्गत देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। ये राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो उसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या अर्थ है कि लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में राज्य जो है इसको अधिकार प्राप्त है कि सैन्य और सामाजिक सेवाओं के लिए, सैन्य सेवाओं के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए वह अनिवार्य सेवाएं का प्रावधान कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि राज्य नियम बना दे कि व्यक्ति को आर्म्ड फोर्सेस में इतने इतने समय के लिए अपनी सेवाएं देना ज़रूरी है, इस प्रकार से। लेकिन साथ में इसमें एक बात और कही गई है कि इसमें जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात थी 23(2) की। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 24 की तरफ। जो है ये कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। कई बार क्या होता है कि किसी परिवार की या किसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है वो ऐसी नहीं होती है कि वो एक सामान्य जीवन यापन कर सके। तो ऐसे में जो उस घर के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो या तो वो अपने अध्ययन के साथ साथ कहीं ना कहीं रोज़गार में लग जाते हैं, या फिर अध्ययन बहुत पीछे छूट जाता है और कहीं ना कहीं कुछ रोज़गार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि किसी भी तरीके से घर का खर्च चला सकें। तो इसमें देखिए क्या प्रावधान है कि किसी कारखाना यानी कि फैक्ट्री, खान या अन्य जो संकट में नियोजन होते हैं, यानी कि जिसमें जान को खतरा हो, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके नियोजन का प्रतिषेध है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी हानिकारक उद्योग, जैसे मान लीजिए कोई पटाखा वगैरह का उद्योग है, या कोई ऐसी फैक्ट्री है, या खान है, या कोई अन्य ऐसा उद्योग है जिसमें कि मान लीजिए उसकी आंखों की रोशनी पर बहुत खतरा हो या उसकी जान को खतरा हो, तो ऐसे कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए कि इस दिशा में बहुत जो महत्वपूर्ण कानून बना, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जिसे कहा जाए कानून बना, वो था बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986 में। इसके अलावा भी कानून बनाए गए, जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। तो इनके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि
जो उपरोक्त जो हमने बात की उसको लागू किया जा सके। इसी प्रकार से देखिए, न्यायपालिका के आदेश के द्वारा 1996 की ये बात है, तो इस आदेश के द्वारा बाल पुनर्वास कोष जो है उसकी भी स्थापना की गई कि भाई अगर मान लीजिए कि अगर कई बार ऐसा होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो ऐसी जगहों में काम करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके फिर पुनर्वास की भी व्यवस्था जो है वो इसके अंतर्गत की जाती है। तो ये था आर्टिकल 24, और आज जो हमने अध्ययन किया है वो है आर्टिकल 22, 23 एंड 24। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।